Hello students, in this video I Abhay Kumar going to solve NCERT text problems 3.5 to 3.8 of chapter 3 current electricity for class 12 physics। इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत का NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 3.5 से 3.8 तक का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 22 है, दैट इज पार्ट 22। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3.5। एट रूम टेम्परेचर which is 27 degree C, the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 to the power minus 4 degree centigrade inverse. रूम टेम्परेचर, कमरे का ताप जो 27 डिग्री सी है, उस पर किसी हीटिंग एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है। सो इट इज गिवन इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का प्रारंभिक ताप कमरे का ताप है, जो कि रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सी, और उस टेम्परेचर पर T1 इजकल टू इनिशियल टेम्परेचर T1 इजकल टू 27 डिग्री सी, और इस टेम्परेचर पर हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। तो रेजिस्टेंस को हम R1 सिंबल से डिनोट, R सिंबल से रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को डिनोट किया जाता है। यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस है, प्रारंभिक प्रतिरोध है, तो उसको R1 सिंबल से डिनोट किया गया है। R1 इजकल टू, इट इज़ गिवन 100 ओम दिया गया है प्रॉब्लम में। हीटिंग एलिमेंट का इनिशियल रेजिस्टेंस R1 इजकल टू 100 ओम एट रूम टेम्परेचर T1 इजकल टू 27 डिग्री सी। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम? जब हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर 117 ओम पाया गया, इंक्रीज होकर, बढ़कर, दैट इज R2 इजकल टू 1117 ओम, तो हीटिंग एलिमेंट का इस रेजिस्टेंस, मतलब 117 ओम रेजिस्टेंस के संगत कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा, उसको मालूम करना है। दैट इज T2 इजकल टू, फाइनल टेम्परेचर है हीटिंग एलिमेंट का, हीटिंग एलिमेंट का अंतिम ताप है, फाइनल टेम्परेचर T2 इजकल टू मालूम करना है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स, जिसका सिंबल होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, दैट इज हीटिंग एलिमेंट के मटेरियल का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा इजकल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स। अब फाइनल टेम्परेचर T2 मालूम करना हीटिंग एलिमेंट का, जो कि स्मॉल T2 यहाँ सपोज किया गया है, और इसका वैल्यू मालूम करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, किया जाएगा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। मतलब किसी चालक का ताप में परिवर्तन से प्रतिरोध में परिवर्तन का फार्मूला R2 इजकल टू R1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो पहले उस फार्मूला को लिखा जाए, R2 इजकल टू R1। R2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री सी पर हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस है, और R1 क्या है? जब रूम टेम्परेचर है, मतलब कमरे का ताप 27 डिग्री सी, जो कि इनिशियल टेम्परेचर है, प्रारंभिक ताप है, उस पर हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? T1 ताप, T1 टेम्परेचर, जो कि कितना है? 27 डिग्री सी रूम टेम्परेचर, उस पर हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। तो फार्मूला क्या है? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ राइज इन टेम्परेचर
और विथ चेंज इन टेम्परेचर R2 इजकल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, जो कि इस रिलेशन से भी क्लियर है। R2 इजकल टू R1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। और इससे हम T2 माइनस T1 इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं, जिससे कि फाइनल टेम्परेचर T2 मालूम हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2 इजकल टू, देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर T2 इजकल टू, इसी फार्मूला से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहले T2 माइनस T1 ऑब्टेन कर सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फ़ा। देयरफॉर T2 इजकल टू, T2 माइनस T1 है, माइनस T1 को RHS में ले जाएंगे तो प्लस T1 हो जाएगा, प्लस T1 प्लस मतलब T2 इजकल टू T1 प्लस R2 माइनस, सेकेंड टर्म में क्या होगा? R2 माइनस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा। T1 का वैल्यू दिया है कितना? 27 डिग्री C, जो कि रूम टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप 27 डिग्री C। और इस टेम्परेचर पर हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है? इनिशियल रेजिस्टेंस है, प्रारंभिक प्रतिरोध शुरू का कितना है? 100 ओम। तो R2 और फाइनल रेजिस्टेंस कितना है? जब टेम्परेचर बढ़ करके T2 हो गया, जिसका वैल्यू मालूम करना है, तो उस पर रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का कितना पाया जाता है? हीटर का सपोज किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस पाया जाता है 117 ओम। तो R2 का वैल्यू 117 माइनस R1 कितना है? 100 अपॉन सेकेंड टर्म में R1 कितना है? इनिशियल रेजिस्टेंस 100 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर और हीटिंग एलिमेंट। मटेरियल इज हीटिंग एलिमेंट, रजिस्टर इज हीटिंग एलिमेंट। कुछ मटेरियल, जो भी मटेरियल का होगा, और ये अल्फ़ा का जो वैल्यू है यह नाइक्रोम से रिलेटेड है, ये इतना वैल्यू नाइक्रोम का होता है। इसका मतलब हीटिंग एलिमेंट किस मटेरियल से बना है, कंस्ट्रक्टेड है? तो नाइक्रोम से, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। यहाँ दे देंगे अल्फ़ा की जगह डिनोमिनेटर में 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब ये हो जाएगा 27 डिग्री C। T2 इजकल टू 27 प्लस 117 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 17। दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर, 117 में 100 को घटाने पर 17 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 4। 1.7 से 17 ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 10। 1 प्लेस पर डिसमल है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 170 हो जाएगा, और नीचे 17, तो 10 टाइम्स ये कैंसिल हो गया 1.7 से 17। अब यहाँ से इसका ये 0 है, एक 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया। अब 10 टू द पावर माइनस 4 है, इसको 10 टू द पावर प्लस 4 न्यूमरेटर में इसको लिखा जा सकता है, 10 टू द पावर प्लस 4। तो उससे क्या होगा? डिनोमिनेटर में जो टर्म बचा है अब 10, उसका एक 0 कैंसिल हो गया 10 टू पावर 4 से, तो कितना बचेगा? अब यहाँ बचेगा टर्म 10 टू द पावर 3। तो कितना हो गया फाइनल टेम्परेचर? T2 इजकल टू 27 प्लस 10 टू पावर 3 विच इज़ 1000। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया हीटिंग एलिमेंट का? इसका आंसर हो गया फाइनल टेम्परेचर T2 इजकल टू, ये T2 ही है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का, हीटर का सपोज किया जाए, उसका फाइनल टेम्परेचर T2 कितना हो गया? 27 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 3, नीचे माइनस 10 टू पावर माइनस 4 था, ऊपर जाके प्लस 4 हो गया, और 0 कैंसिल होकर के बचा कितना? 10 टू पावर 3 नीचे के, मतलब डिनोमिनेटर के एक 0 से। तो 27 प्लस 10 टू पावर 3 दैट इज 1000, दैट इज 1000 प्लस 27 दैट इज 1027 डिग्री C। आंसर, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का अंतिम ताप हो गया फाइनल टेम्परेचर 1000 मतलब 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, 1027 डिग्री C। दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इस टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट का 1027 डिग्री C होगा, तो उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस 100 ओम, जो R1 है वैल्यू इनिशियल रेजिस्टेंस, उससे इंक्रीज होकर कितना हो गया? R2 हो गया 117 ओम हो गया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3.6 which is a negligibly a small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section area 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm।
व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब एक वायर है जो कि समरूप है, यूनिफॉर्म है, मतलब उस वायर का हर जगह थिकनेस एरिया क्या है, सेम है। तो यूनिफॉर्म वायर है जिसका लेंथ कितना है, L इजकल टू 15 मीटर। तो इट इज गिवन, राइट डाउन, इट इज गिवन L, लेंथ ऑफ द वायर इज 15 मीटर और उसका एरिया है दिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उस वायर का, क्रॉस सेक्शन उस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया का सिंबल हो गया कैपिटल A, 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। और उसका रेजिस्टेंस पाया जाता है, मेजर किया जाता है, मापा जाता है किसका, वायर का, कितना है, 5 ओम। मतलब कैपिटल R रेजिस्टेंस का सिंबल 5 ओम है। मालूम क्या करना है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मैंने उस वायर के मटेरियल का रेजिस्टिविटी मालूम करना है एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब एक्सपेरिमेंट के टेम्परेचर पर, प्रयोग के ताप पर उस वायर के तार के पदार्थ की रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता मालूम करनी है। तो रो इजकल टू वाट, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो होता है। यूजिंग द फार्मूला आप जानते हैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं और उससे रेजिस्टिविटी का फार्मूला भी ऑब्टेन हो जाएगा। R इजकल टू क्या होता है, ρL/A, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के साथ रिलेट किया जा सकता है फार्मूला से। R इजकल टू, क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं, R इजकल टू ρL/A, और इस फार्मूला से हम ऑब्टेन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर मटेरियल, वायर जिस मटेरियल का बना है उसकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर मटेरियल। रो इजकल टू हो जाएगा R × A, इसी फार्मूला से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, R × A/L। R का वैल्यू रखा जाए, रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। एरिया का वैल्यू रखा जाए, एरिया का वैल्यू कितना है, वायर का एरिया मतलब तार का क्षेत्रफल कितना है, 6 × 10⁻⁻7 अपॉन लेंथ कितना है, लेंथ 15 मीटर, 15 हो गया। 5 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम, एरिया का वैल्यू 6 × 10⁻⁻7 अपॉन 15। 5 से 15 कैंसिल हो गया 3 टाइम, और 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर मटेरियल, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, रो इजकल टू 2 × 10⁻⁻7, और यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, ओम मीटर। तो सिंबल ओम का क्या होगा, ओमेगा, और मीटर के लिए स्मॉल m, ओमेगा m। दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर मटेरियल, रो इजकल टू 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर, ओमेगा m। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3.6। Now problem number 3.7. A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree C and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree C. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. एक सिल्वर वायर है, चांदी का तार है, जिसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध 2.1 ओम है। इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप 27.5 डिग्री सी पर। दैट इज प्रॉब्लम में यह दिया गया है कि R1 सिल्वर वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस है, सिल्वर के तार का मतलब चांदी के तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, सिल्वर वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस R1 2.1 ओम। जब टेम्परेचर कितना है 27.5 डिग्री सी, मतलब T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर। T1 क्या है, प्रारंभिक ताप है, इनिशियल टेम्परेचर 27.5 डिग्री सी। और सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़कर 2.7 ओम हो जाता है जब टेम्परेचर भी 27.5 डिग्री सी से बढ़ के 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब फाइनल टेम्परेचर T2 इजकल टू 100 डिग्री सी। तो सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस, चांदी के तार का प्रतिरोध R2 कितना हो गया, प्रॉब्लम में दिया गया है 2.7 ओम, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो क्या मालूम करना है, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। सिल्वर का मतलब चांदी के तार का
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मालूम करना है, मतलब चांदी के तार का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसे अल्फा सिंबल से डिनोट किया जाता है, उसे मालूम करना है, अल्फा इक्वल टू वाट। इसके लिए भी फिर हम प्रीवियस प्रॉब्लम का फार्मूला के हेल्प से ही अल्फा के लिए फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर ए कंडक्टर, मतलब किसी चालक के प्रतिरोध में ताप के साथ परिवर्तन का फार्मूला क्या है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, यह फार्मूला है। और इसके हेल्प से हम अल्फ़ा मालूम कर सकते हैं। अल्फ़ा के लिए फार्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर के लिए, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। अब ये फार्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर के लिए मालूम हो गया। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक के लिए यह फार्मूला R2 माइनस R1 दैट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर, चांदी के तार का प्रतिरोध में वृद्धि या परिवर्तन प्रतिरोध में, डिवाइडेड बाई R1 ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर का प्रारंभिक प्रतिरोध, मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। अब इन सारा वैल्यूज, इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया जाए जो कि प्रोवाइडेड है, दिया गया है प्रॉब्लम में, R1 R2 T1 T2, हमें अल्फ़ा का वैल्यू मालूम हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव अल्फ़ा इक्वल टू R2 का वैल्यू कितना है 2.7 ओम, जो फाइनल रेजिस्टेंस है, अंतिम प्रतिरोध, माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है 2.1 अपॉन, फिर R1 कितना है प्रारंभिक प्रतिरोध 2.1 मल्टीप्लाइड बाई T2 कितना है, T2 फाइनल टेम्परेचर है 100 माइनस अंतिम ताप हो गया 100 डिग्री सी, और जो इनिशियल टेम्परेचर था वह कितना है 27.5 डिग्री सी, जो प्रारंभिक ताप है 27.5 डिग्री सी, माइनस 100 माइनस 27.5 दैट इज 2.7 माइनस 2.1 दैट इज 0.6 अपॉन 2.1 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर में 2.1, 100 माइनस 27.5, 100 माइनस 27.5 इक्वल टू 72.5। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर डिसमल एक प्लेस पर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0.6 2.1, तो एक 1 प्लेस पर डिसमल है दोनों डिजिट में, तो ये कैंसिल हो गया डिसमल। अब कितना बचा 6 न्यूमरेटर में और 21 डिनोमिनेटर में, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, और 3 से 7 टाइम्स 21, 7 इंटू 3 21 हो गया। तब 2, अब ऊपर में न्यूमरेटर में 2 और नीचे में है 2 और डिनोमिनेटर में 7 इंटू 72.5, 72.5 है तो 10 से ऊपर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हो गया कितना 20 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 725, अब 7 इंटू 725, अब 725 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो कि डिनोमिनेटर में है, तो 725 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 इंटू 5 35, रिमाइंडर 3, 7 इंटू 2 14 प्लस 3 17, रिमाइंडर 1, 7 इंटू 7 49 प्लस 1 50, 5075। अब क्या हो गया डिनोमिनेटर में, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू, नाउ वी हैव अल्फा इक्वल टू 20 अपॉन 5075, अल्फा इक्वल टू 20 अपॉन 5075 से 20 में अगर डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा, शुरू में तो डिसमल 0 डिसमल लेंगे 200 होगा, फिर भी 5075 से नहीं जाएगा, नहीं लगेगा इसमें, 200 छोटा है, फिर एक 0 2000 फिर भी छोटा है 5075 से, स्मॉलर है, फिर एक 0, अब जाकर के इसमें अब हो गया 20,000 और ये हो गया 5075, तो 3 टाइम्स 39 मतलब नियरली 4 टाइम्स, तो 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स, ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा फॉर एजी, सिल्वर के लिए मतलब कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, अल्फ़ा इजकल टू अल्फ़ा एजी, सिल्वर का सिंबल एजी यहाँ दिया गया, इजकल टू 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स, मतलब चांदी के तार का, चांदी का जो तार है उसका प्रतिरोधकता ताप, उसके मतलब चांदी का
प्रतिरोधकता ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर कितना 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. Now problem 3.8, which is the last problem of this video. A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees C? Temperature coefficient for resistance of nichrome is 1.70 into 10 to the power -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. एक हीटिंग एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हीटर, जो नाइक्रोम से बना है. हीटर भी नाइक्रोम के वायर से बना होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है, और उसे 230 वोल्ट के सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है हीटिंग एलिमेंट को. तब शुरू में, प्रारंभ में, इनिशियली सप्लाई से हीटिंग एलिमेंट 3.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है शुरू में. मतलब प्रॉब्लम में दिया है इनिशियल करंट ड्रॉन बाय द हीटिंग एलिमेंट. हीटिंग एलिमेंट के द्वारा सप्लाई से लिया गया, ड्रॉन किया गया इनिशियल करंट, प्रारंभिक धारा, विद्युत धारा कितनी है? I1 इजकल टू है 3.2 एम्पियर. सप्लाई वोल्टेज कितना है? V इजकल टू 230 वोल्ट है. सप्लाई वोल्टेज को V सिंबल से डिनोट किया गया है, 230 वोल्ट. और बाद में कुछ सेकंड के बाद नाइक्रोम के रेजिस्टेंस के कारण, नाइक्रोम वायर के रेजिस्टेंस के कारण करंट का स्टेडी वैल्यू, मतलब हीटिंग एलिमेंट द्वारा ड्रॉन किया गया करंट सप्लाई वोल्टेज से, वह कितना हो गया? वह सप्लाई से अब कितना रह गया? एक स्टेडी वैल्यू माने कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लिया गया, जो कि घट करके 3.2 एम्पियर से डिक्रीज होकर घट कर कितना हो गया? 2.8 एम्पियर. लेकिन अब यह करंट का, धारा का अस्थाई मान होगा, स्टेडी वैल्यू. I2 इजकल टू 2.8 एम्पियर. तो स्टेडी टेम्परेचर क्या होगा, मतलब अंतिम ताप क्या होगा, अंतिम अस्थाई ताप क्या होगा हीटिंग एलिमेंट का, सपोज किया जाए उस हीटर का. यदि रूम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर, कमरे का ताप 27 डिग्री सी. तो फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है, जो कि इसका हीटिंग एलिमेंट का स्टेडी टेम्परेचर, अस्थाई ताप होगा. और शुरू का ताप दिया है T1 इजकल टू, एंड T1 इजकल टू रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी. अब इस प्रॉब्लम में भी चूँकि हमें फाइनल टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट का मालूम करना है T2, तो यहाँ पर भी हम टेम्परेचर डिफरेंस का जो फार्मूला है T2 माइनस T1, उसके लिए यूज करेंगे. और वह फार्मूला भी कहाँ से आएगा? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर. मतलब ताप में परिवर्तन से, माने ताप का प्रभाव जो है प्रतिरोध पर, मतलब ताप बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध में वृद्धि या परिवर्तन का जो फार्मूला है, मतलब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ चेंज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर यूजिंग अ फार्मूला R2 इजकल टू R1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1. और इससे हमें फाइनल टेम्परेचर के लिए फार्मूला T2 हम ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसी फार्मूला से. यह फार्मूला हो गया जो कि चालक के, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस में इंक्रीज, टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ R2 इजकल टू R1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1. अल्फ़ा का भी वैल्यू दिया है यहाँ पर प्रॉब्लम में. नाइक्रोम का के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम दिया है अल्फ़ा इजकल टू 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. तो यह वैल्यू भी दिया है, अल्फ़ा का वैल्यू भी आप लोग नोट करें इसमें. तो टी के लिए फार्मूला क्या हो गया? T2 के लिए हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस T1 हम ऑब्टेन कर लेंगे R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फ़ा. देयरफॉर T2 इजकल टू T1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फ़ा. अल्फ़ा फॉर नाइक्रोम. नाइक्रोम के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस है अल्फ़ा, जिसका वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁴। लेकिन इस फार्मूला में हमें रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, R1 और R2 का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन वह मालूम हो जाएगा। R2 इज ओम्स लॉ से हम मालूम कर सकते हैं। R2 इजकल टू V/I2। I2 जो फाइनल करंट है, बाद में जो स्टेडी करंट है, बाद में अस्थाई जो धारा है वह 2.8 एम्पियर है, और I1 कितना है 3.2 एम्पियर। तो T1 का वैल्यू कितना है, रूम टेम्परेचर 27। R2 को हम लिख सकते हैं कितना, R2 को लिख सकते हैं ओम्स लॉ से V/I2, V इजकल टू IR, देयरफॉर R इजकल टू V/I। तो V/I2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, V/I1 अपॉन R1 इंटू R1 की जगह पर फिर V/I1 ओम्स लॉ से इंटू अल्फ़ा इजकल टू 27 प्लस V। सप्लाई वोल्टेज कितना है 230, फाइनल करंट कितना है स्टेडी करंट, बाद में हीटिंग एलिमेंट जो कुछ सेकंड के बाद, कुछ समय के बाद जो स्टेडी करंट सप्लाई से ड्रॉ करता है, लेता है, वह कितना है 2.8 एम्पियर। तो 230/2.8 माइनस फिर V/I1, तो V का वैल्यू 230 अपॉन I1 का वैल्यू रख दिया जाए। I1 का वैल्यू कितना है 3.2 अपॉन V/I1, तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो V हो गया 230 अपॉन 2.8, जो कि I1 सॉरी 3.2, I2 है 2.8, लेकिन यहाँ V/I1 है डिनोमिनेटर में R1 के लिए, ओम्स लॉ से V/I1। तो I1 का वैल्यू 3.2, 230 अपॉन 3.2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा का वैल्यू रख दिया जाए 1.7 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पर 27 प्लस 230 अपॉन 2.8 है, तो 2300 माने 2300/28 हो जाएगा। तो 28 से 2300 में, मतलब 2300 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं नियरली 72 ओम, मतलब 71.88, मतलब ये होगा 70, जो कि I2 है। I2 का वैल्यू कितना है 2.8 है, तो 230 अपॉन 2.8 दैट इज 2300/28। तो हम कितना ऑब्टेन कर सकते हैं 2300 में 28 से डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू I1 का वैल्यू आएगा 72 के आसपास, और I2 का वैल्यू से ज़्यादा आएगा, डिनोमिनेटर यहाँ 2.8 है, तो इसका वैल्यू नियरली 82, मतलब 82.14। तो 82.14 ओम माइनस और 230 अपॉन 3.2 से 230 में डिवाइड करने पर कितना आएगा, या 2300 में 32 से डिवाइड करने पर हमारा 72 ओम, दैट इज 71.88 ओम आएगा अपॉन, और फिर नीचे में V/I1 है, R1 इजकल टू R1 की जगह पर, तो इसका वैल्यू 230 अपॉन 3.2, तो 230 अपॉन 3.2 का वैल्यू 71.88 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। अब अगर 82, इसमें ये क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट T2 के लिए 27 प्लस फर्स्ट टर्म में 27 है, और सेकेंड टर्म में जो भी है, जो वैल्यू को हमने रखा है, R2 का वैल्यू आ गया 82.14 माइनस R1 का वैल्यू 71.88 अपॉन R1 का वैल्यू 71.88 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा का वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁴। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है कैलकुलेशन के बाद, वह हमें 840 ऑब्टेन किया जा सकता है। 82.14 में 71.88 को माइनस करने पर हमें ऑब्टेन होगा 10.26, और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में तो 122.96, 71.88 इंटू 1.7 तो 122.196 ऑब्टेन होगा, और ऊपर में 10.26, दैट इज वी हैव T2 इजकल टू 27 फर्स्ट टर्म में है, और प्लस 82.14 माइनस 71.88 इजकल टू ये हो गया 10.26 ऑब्टेन कर सकते हैं, और नीचे में 71.88 में 1.7 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं 122.196, और डिनोमिनेटर में फिर है 10⁻⁴ है, तो ऊपर जाके 10⁻+4 हो जाएगा। तो अब सेकेंड टर्म को और फर्दर कैलकुलेट करने पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं 27 प्लस सेकेंड टर्म का वैल्यू 840 कैलकुलेट किया जा सकता है।
10.26 अपॉन 122.196 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴, जिसका वैल्यू 140 ऑब्टेन किया जा सकता है। तो कितना हो गया, इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सी प्लस 840 सेकेंड टर्म का कैलकुलेशन के बाद, तो कितना हो गया 867 डिग्री सी, विच इज़ फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल हीटर का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर बढ़ने पर कितना हो गया, जब टेम्परेचर हो जाएगा कितना 867 डिग्री सी, जब टेम्परेचर हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ के कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ के हो जाएगा 882.14, जो कि शुरू में रेजिस्टेंस कितना था हमने कैलकुलेट किया है 71.88 ओम, ओम्स लॉ के हेल्प से। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट 867 डिग्री सी, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के आंसर के साथ ही, जो कि 3.8 NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, यह वीडियो भी कंक्लूड होता है। लेकिन अंत में मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कुछ कहना चाहता हूँ। यह इस चैप्टर का, यह वीडियो इस चैप्टर का नंबर 22 वीडियो है, वीडियो नंबर 22 है। इसका मतलब है कि इंग्लिश मीडियम में करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी टॉपिक्स NCERT सिलेबस में या CBSE 12th बोर्ड के सिलेबस में या 12th स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में प्रोवाइडेड हैं, एक एक टॉपिक का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें कुछ वीडियोज प्रॉब्लम्स के भी हैं जो NCERT टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जो कि फॉर एग्जांपल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। वैसे तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर 32 का इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का मैं अलग से सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ, तो वह तो अलग है, लेकिन इन सभी वीडियोज में से भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी, मल्टीपल चॉइस का भी मैंने वीडियोज अपलोड किया है। उसके अलावा असर्शन रीजन क्वेश्चंस का भी, क्वेश्चंस के आंसर्स का भी मैंने वीडियोज अपलोड किया है, जो कि CBSE बोर्ड 12th बोर्ड, इसके अलावा IIT JEE एडवांस और एम्स मेडिकल इंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि मतलब थॉरो पूरा सिलेबस का जो भी प्रोवाइडेड है उसका वीडियोज़ को अपलोड किया जाए, और साथ ही हिंदी मीडियम में भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, उनके वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। उनमें कुछ प्रॉब्लम्स का भी वीडियोज शामिल है। और यही नहीं, क्लास 12 फिजिक्स का केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 के वीडियोज को छोड़कर उसमें केवल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही क्वेश्चंस के आंसर का ही वीडियो अपलोड किया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़कर जितने भी चैप्टर्स हैं CBSE बोर्ड में, NCERT सिलेबस में, मतलब 14 चैप्टर्स, और स्टेट बोर्ड्स में 15 चैप्टर्स, तो सभी के वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं इंग्लिश मीडियम में। और हिंदी मीडियम में भी मोस्टली चैप्टर के, माने अधिकांश चैप्टर्स के वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ चैप्टर्स के वीडियोज को अपलोड करना बाकी है हिंदी मीडियम में, वह भी काम जारी है, वह जारी रहेगा। इसके अलावा BSc पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी जनरल, BSc पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी एंड जनरल कोर्सेस, एंड BSc पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स एंड जनरल कोर्सेस के वीडियोज भी, कुछ टॉपिक्स उसमें या कुछ बुक्स के वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। और जो बचे वीडियोज हैं, बचा हुआ जो सिलेबस है BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, उसका भी वीडियोज को अपलोड किया जाएगा। मतलब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब सभी क्लास, मतलब क्लास 10 का भी मैंने एक चैप्टर का वीडियो, मतलब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, उसको अपलोड किया हुआ है बहुत पहले ही। समय मिलने पर फिजिक्स के बचे चैप्टर्स क्लास 10 का भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। लेकिन क्लास 10 से लेकर इस प्रकार ग्रेजुएशन तक, उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का सॉल्यूशंस कुछ चैप्टर्स का किया जा चुका है, बाकी का किया जा रहा है और किया जाएगा।
तो मैंने प्रयास किया है। और जितने भी फिजिक्स में यूट्यूब चैनल्स हैं, तो मेरा प्रयास रहा है कि उन सभी से अधिक थॉरो, अधिक मटेरियल्स प्रोवाइड अपने चैनल के वीडियोज में किया जाए, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी गुड मार्क्स से एग्जामिनेशंस में, 12th एग्जामिनेशंस में और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस में भी सक्सेस पा सकें, ऐसा मेरा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच।